Good morning, students, and welcome to the lecture on multivariable calculus differentiation. These are the outline of today's lecture. In this lecture, we shall define what is the multivariable calculus, limit of a function of two variables, and continuity for function of two variables. So let us define what is multivariable calculus first. Many functions depends on more than one independent variable. If you remember, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा y equals to function of x. This is your one variable function, all right? Because your function depends on one variable only, right? Similarly, many functions depends on more than one variables. For example, z equals to function of x comma y. So here x and y are two independent variables. So therefore this function is multivariable function, right? This is our multivariable function, right? It means ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो वो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा? मल्टीवेरिएबल फंक्शन हो जाएगा. और जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है. लाइक फॉर एग्जांपल द फंक्शन v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h which calculates the volume of a right circular cylinder from its radius and heights. So therefore this volume is the function of two variables, radius r and height h. आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h. तो यहाँ पे r और h हमारे पास क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे. सो देयरफॉर यू कैन से दैट वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स r and h. So therefore your volume is a multivariable function. Similarly, the temperature T of a point on Earth's surface depends on its latitude x and longitude y, expressed by this function T equals to function of x comma y, right? So you can say your temperature on Earth is also a function of two variables x and y, where x is a latitude and y is longitude. Right. So this is our standard definition for the function of n variable. Suppose D a set of n tuples of real numbers x1, x2, x3, xn. A real valued function f on a domain D is a rule that assign a unique single real number. Suppose that real number is w. यदि आप लोगों को पता है फंक्शन आपके पास में क्या था? y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता है जहां पे x कहां पे डिपेंड करता है? डोमेन के अंदर बिलोंग करता है और y हमारे पास में क्या होता है? रेंज के अंदर बिलोंग करता है. इट मींस आपका जो फंक्शन है, सपोज दिस इज अवर कैपिटल x एंड दिस इज y एंड दिस इज अवर एनी रूल. जिस रूल को हम f नाम दे रहे हैं. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो पॉइंट्स कौन से होंगे? x पॉइंट्स होंगे यहाँ पे. और यहाँ पे आपको जो रूल के थ्रू यदि आप असाइन करते हैं कोई वैल्यूज तो आपकी यहाँ पे वैल्यूज कौन देगी? y हो जाएगी. सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे डोमेन D है जहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या है? एन टपल्स की फॉर्म में है. यहाँ पे सिंगल पॉइंट्स वाले फॉर्म थे जैसे 1, 2, 3 and 4 so on. तो सिमिलरली हमारे पास में एन टपल्स की फॉर्म में रियल नंबर्स होंगे x1, x2, x3, xn. Now a real valued function f defined on a domain D is a rule that assign a unique single real number which is given by w equals to function of x1, x2, x3, xn. तो हमारे पास में जो डोमेन है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? n डायमेंशनल डोमेन होगा. बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उनकी वो किस फॉर्म में होंगे? n टपल्स की फॉर्म में होंगे. और आपने यदि वन वेरिएबल की हम बात करते हैं वहां पे हमारे पास में सिंगल डायमेंशनल पॉइंट होते हैं. x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो भी होगी. तो करस्पॉन्डिंग आपको y की भी एक रियल वैल्यूज मिलती है. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे जो डोमेन में जो पॉइंट्स होंगे वो n डायमेंशनल पॉइंट्स होंगे n टपल्स की फॉर्म में. और यदि हम उस पॉइंट्स को किसी रूल के थ्रू असाइन करते हैं वैल्यू तो हमारी जो वैल्यू बनेगी दैट इज ए सिंगल रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय w. Right? So to each an element D, the set D is the function's domain. It means जो हमारे पास में जो independent variables जहाँ से belong करते हैं
उसको हम बोलते हैं सेट डी, एंड दिस सेट डी इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। द सेट ऑफ डब्ल्यू वैल्यूज, इट मीन इन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी, वो पॉइंट्स हमारे पास में क्या है, डब्ल्यू वो पॉइंट्स हैं। द सेट ऑफ डब्ल्यू वैल्यूज taken on by the function f is the function's range. The symbol w is the dependent variable of f, and f is said to be a function of n independent variables. कौन से, x1, x2, x3 and xn. Alright. So आप इस तरह से मल्टी वेरिएबल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो यू कैन से दैट आपका जो डोमेन है फंक्शन का, वो n डायमेंशनल डोमेन है। यदि हमारे पास में एक्स वाई प्लेन की हम बात करें, सपोज दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे तो उसकी पॉइंट्स कैसे होंगे, एक्स नोट कोमा वाई नोट। और यहाँ पे यदि हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सम वैल्यू जेड, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू दी एक्स वाई प्लेन और R2 प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा, ये हमारे पास में 2 डायमेंशनल प्लेन है। और हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, और यू कैन से 2 वेरिएबल फंक्शन। यदि हम 2 को एक्सटेंड करते हुए n वेरिएबल की फॉर्म में जाएं तो हमारे पास में n डायमेंशनल हमारे पास में फंक्शन होगा, और यू कैन से मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज अवर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस डेफिनेशन। मल्टी वेरिएबल का मतलब जब आपके फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो जाएगा। राइट, नाउ डिफाइन सम बेसिक डेफिनेशंस। नया टॉपिक स्टार्ट करने से कुछ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहले तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं पहले। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट p is a point which is denoted by x naught comma y naught, and q is another point which is defined as x1 comma y1. These are 2 points in the R2 plane. R2 का मतलब यहाँ क्या मतलब है, 2 डायमेंशनल प्लेन है एक तरह से, राइट, 2 डायमेंशनल प्लेन। अब आपका ये एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, या वाई जेड भी हो सकता है, या जेड एक्स भी हो सकता है, बट आपका जो प्लेन वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे जो 2 डिनोट करता है डायमेंशन को। So suppose P and Q are 2 points in the 2-dimensional plane. Now, so the distance between these 2 points is given by this mathematical expression. P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स नोट स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई नोट स्क्वायर। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि हमारे पास में 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x naught square plus y1 minus y naught square and so on. Similarly, you can define the distance relation for the 3 variable or more than 3 variable points. Right? तो आप easily define कर सकते हैं। Next one is the neighborhood of a point. Let P be a point in the R2 plane. Then the delta neighborhood of the point P, denoted by P of x naught comma y naught, is the set of all points x comma y which lies inside a circle of radius delta with center at the point x naught comma y naught. Right? So यहाँ पे हमारे पास में नेबरहुड का मतलब, जैसे आप लोग किसी कॉलोनी में रहते हैं तो आपके कॉलोनी के अंदर जो भी आप जो नेबर्स होते हैं, उसमें नेबर्स में आप किसी नंबर को फिक्स कर सकते हैं कि मेरे को, आपको लगता है कि मेरे जो नेबर्स होंगे वो मेरे लेफ्ट में 5 घर होंगे, राइट में मेरे 5 घर होंगे, वही मेरा नेबरहुड रहेगा। अब आप चाहें तो उस नेबरहुड को, जो 5 नंबर है, उसको आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं और 100 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या है, एक फिक्स नंबर होगा ये, जो आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा नेबरहुड ये रहेगा। तो सेम केस है, वो तो हमारे पास में 1 डायमेंशन के केस में है। सपोज आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये आपका हाउस है, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं।
अब यहाँ से आप सोचते हैं कि मेरे लेफ्ट में 5 कर रहे हैं और राइट में भी 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में 5 हाउस राइट में हो जाएंगे, 5 हाउस आपके लेफ्ट में हो जाएंगे। तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा, आपका नेबरहुड ऑफ योर हाउस। बट यदि आप चाहते हैं कि मेरे लेफ्ट और राइट के अलावा मेरे आगे और पीछे जो भी हैं कॉलोनी में, कि बिहाइंड और जो आपके फ्रंट में हैं वो भी आपके नेबर में रहें, तो आप सोच सकते हैं कि सपोज मेरे 5 यहाँ इधर आपके फ्रंट में हैं, 5 ही आपके बैक साइड में हैं, ठीक है। तो आपके पास में इस तरह से, और इस रेडियस में जो भी आएंगे वो मेरे सारे के सारे क्या हैं, नेबर्स बन जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट और नेबरहुड ऑफ योर हाउस। तो सेम केस यहाँ पे है, हमारे पास में कोई पॉइंट है x नोट कॉमा y नोट। यदि आप इसका डेल्टा नेबरहुड बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डेल्टा रेडियस का एक सर्किल डिनोट करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा, x नोट y नोट होगा, और जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डेल्टा हो जाएगी। अब इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे आपके पास में, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट x नोट कॉमा y नोट। तो आपका पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इट मीन्स इस सर्किल के अंदर जहां भी आपको कोई पॉइंट मिलेगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट x नोट कॉमा y नोट, राइट। तो ये आपकी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x कॉमा y नोट हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सी दिस वन, डेल्टा नेबरहुड इज डिनोटेड बाय दिस n डेल्टा p or by np delta and is defined or given as it is the collection of all the points x comma y such that distance between the point, आपका जो भी पॉइंट है यहाँ पे सपोज दिस इज अवर पॉइंट x comma y, इसका इस पॉइंट के साथ में जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो डेल्टा डेल्टा हमारे पास क्या है नेबरहुड की रेडियस है। तो इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x नोट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y नोट स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, then the collection of these point x comma y is known as the delta neighborhood of the point x नोट comma y नोट। तो ये हमारे पास में नेबरहुड की डेफिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे आपका डेल्टा आपकी चॉइस है, अब आप डेल्टा कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आप 0.1 भी रख सकते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है। डेल्टा आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, जितनी चाहे स्मॉल रख सकते हैं और जितनी चाहे आप उसको लार्ज रख सकते हैं, बट डेल्टा शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका, राइट। सो ये हमारे पास में मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x नोट कॉमा y नोट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटीरियर पॉइंट। ए पॉइंट x नोट कॉमा y नोट in the region R of the xy plane is an interior point of R if it is the center of a disk of positive radius that lies entirely in R. It means आपके पास में कोई R कोई रीजन गिवन है। अब आपका जो पॉइंट x नोट कोमा y नोट है वो आप उस रीजन R के अंदर इंटीरियर पॉइंट होगा। यदि हम इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक डेल्टा नेर स्मॉल रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और यदि वो सर्किल के सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो रीजन आर के ही पॉइंट हों, ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे पास में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स नोट कोमा वाई नोट। अब इस एक्स नोट कोमा वाई नोट को सेंटर मानते हुए कि हमने स्मॉल रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्किल के अंदर जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स किसके पॉइंट्स हैं, इस रीजन आर के पॉइंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्किल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो रीजन आर के पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स किसके नेबरहुड में है, एक्स नोट कोमा वाई नोट ए में। तो हम कह सकते हैं हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब यदि आपने जो पॉइंट लिया उसका आपने एक स्मॉल नेबरहुड बनाया, उस नेबरहुड के अंदर जो भी पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे किसके पॉइंट्स होने चाहिए, उस रीजन आर के पॉइंट्स होने चाहिए। अब आपका रीजन आर कुछ भी हो सकता है, एक सर्किल भी हो सकता है, एक पैराबोला भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
बट आपने जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि आपका वो पॉइंट इंटीरियर है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सेंटर मानते हुए एक स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, ये हमारे पास में स्मॉल रेडियस सपोज हमने डेल्टा मान ली। अब इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स यदि उस रीजन आर के अंदर लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है एक्स नोट कोमा वाई नोट, वो हमारा इंटीरियर पॉइंट है। क्लियर? सो इंटीरियर पॉइंट का मतलब a point x naught comma y naught is said to be an interior point if it contains all of its region r points। सारे सारे जो रीजन के पॉइंट्स है उनको कंटेन करता है आपका जो x नोट y नोट का जो नेबरहुड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट x नोट y नोट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन और रीजन। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंड्री पॉइंट। A point x naught comma y naught is a boundary point of R if every disk centered at x naught comma y naught contains points that lie outside of R as well as points that lies in R। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट का मतलब सपोज दिस इज अवर पॉइंट x नोट कॉमा पॉइंट। अब आपका ये जो x नोट कॉमा y नोट आपका बाउंड्री पॉइंट होगा यदि इसका हम एक स्मॉल नेबरहुड डिफाइन करते हैं ऑफ रेडियस डेल्टा। अब इस सर्किल के अंदर जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपके कुछ पॉइंट्स आपके इस रीजन आर के पॉइंट्स होंगे जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ये शेडेड रीजन, ये तो आपके इस रीजन आर के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वाइट स्पेस में, वो आउटसाइड द रीजन आर हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो बाउंड्री पॉइंट होगा यदि आप उसका स्मॉल नेबरहुड आप डिफाइन करते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स आपके इंटीरियर रीजन के होंगे और कुछ पॉइंट आपके एक्सटीरियर रीजन के होंगे। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट ऑफ द रीजन आर। राइट, and it is very important that boundary point itself need not belong to R। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो बाउंड्री पॉइंट है वो रीजन आर को बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल दिस वन mod of, or you can say x square plus y square is less than 1। अब आपको पता है ये किसकी इक्वेशन है, ये ओपन डिस्क की इक्वेशन है। राइट, जिसका सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस कितनी है उसकी 1 है। इट मीन्स हमारे पास में इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ये 0,0 उसका सेंटर पॉइंट है। अभी डिस्क के अंदर जो भी आपके इंटीरियर एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे सारे के सारे वो क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। बट इसके जो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके होंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। बट आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 है। इट मीन जो भी आपका पॉइंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बाउंड्री पे आप कुछ भी पॉइंट लेंगे उसमें वो आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज आपकी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। सो यू कैन से दैट आपके पास में जो बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके इस जो यूनिट सर्किल जो आपकी जो ओपन डिस्क है उसके अंदर लाई नहीं करते, बट उसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। राइट, so you can say that x square plus y square equals to 1। ये जो कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे x, y, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ यूनिट डिस्क, जो भी आपने डिस्क डिफाइन किए, which is given by this relation x square plus y square is less than 1। तो इस ये जो ओपन डिस्क है इसके जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स कोमा वाई है वो इस सेकंड इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं बट फर्स्ट को आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सारे के सारे क्या हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं। सो आपके जो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स आपके उसके रीजन के मेंबर भी हों। बट यदि हम इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास में क्लोज डिस्क हो जाएगी। क्लोज डिस्क का मतलब जो इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करती है एज वेल एज बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंटेन करती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे लेस देन 1 और इक्वल टू 1, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपकी जो क्लोज डिस्क है ये हमारे पास में बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंटेन करती है। इट मीन्स दिस डिस्क कंटेन्स बाउंड्री पॉइंट्स ऑल्सो, बाउंड्री पॉइंट्स कंटेंट्स इन दी क्लोज डिस्क। ठीक है, तो इस केस में आपके पास में जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो रीजन के मेंबर्स हैं, बट इस केस में आपके जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो रीजन के मेंबर्स नहीं है, राइट। सो द बाउंड्री पॉइंट्स इटसेल्फ नीड नॉट टू बिलोंग्स टू R, may or may not belongs to R. Next one is a region is open if it consists entirely of interior points. आपका कोई भी रीजन यदि ओपन रीजन होगा इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे कौन से पॉइंट्स होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। इंटीरियर पॉइंट का मतलब पॉइंट इटसेल्फ और इसका जो नेबरहुड है वो कंप्लीटली उस डोमेन के अंदर होना चाहिए। ऑलराइट, a region is closed if it contains all its boundary points. आपका कोई भी रीजन क्लोज होगा यदि वो सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन करता है। सो ग्राफिकली यू कैन सी आपका ये जो डोमेन है इस टाइप का जिसमें आपकी बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं है, इट मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, ओपन यूनिट डिस्क। सो एवरी पॉइंट एन इंटीरियर पॉइंट फॉर दिस ओपन डिस्क x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे इसके इंटीरियर में सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, इस ओपन डिस्क के अंदर बिलोंग करेंगे, राइट। सो दिस इज अवर ओपन डिस्क और यू कैन से ओपन रीजन। सिमिलरली हमारे पास में यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन सर्किल की बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द यूनिट डिस्क, राइट। सर्किल की बाउंड्री पे जो भी आपके यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दिस ऑफ यूनिट डिस्क, राइट। सो दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ यूनिट डिस्क। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड रीजन or closed disk. X square plus y square is less than equals to 1. So this is our closed unit disk. So which contains all its boundary points. तो ये हमारे पास में कौन सा रीजन है, that is this is our closed region. All right, this is our closed region because इस ये क्या कर रहा है, आपके बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है सारे के सारे, और ये वाला हमारा रीजन कौन सा है, ओपन रीजन, because it contains its interior points. ये सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। यदि आपका ओपन रीजन बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंटेन करता है तो हमारा बात बन जाएगा क्लोज रीजन, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, क्लोज रीजन एंड ओपन रीजन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट। इफ यू रिमेंबर लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेस टू a f(x), आप कैसे निकालते थे, ये सपोज हमारा a पॉइंट है, अब आप इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x approaches to a minus f(x). इट मींस इसकी जो राइट हैंड लिमिट है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a, राइट। दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ द लिमिट फॉर ए वन वेरिएबल फंक्शन, राइट। लिमिट ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वन वेरिएबल का उसकी लिमिट उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। बट सपोज योर फंक्शन इज नॉट ऑफ वन वेरिएबल, सपोज इट इज ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, तो उस केस में हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई lie arbitrarily close to a fixed real number L for all points x y sufficiently close to a point x naught comma y naught,
we say that fxy approaches the limit L as xy approaches x नॉट कॉमा y नॉट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में कोई फंक्शन है, टू वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, उसकी उस x नॉट y नॉट पे जो लिमिट होगी वो किसी नंबर L के बराबर होगी। यदि इस xy पॉइंट के अराउंड, राइट, सपोज दिस पॉइंट इज a, b और यू कैन से x नॉट, y नॉट। यदि हम इसका एक स्मॉल नेबरहुड लेते हैं, टेकिंग x नॉट y नॉट एज ए सेंटर ऑफ रेडियस डेल्टा, ये हमारे पास में एक स्मॉल नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट x नॉट, y नॉट है। अब यदि हम इस नेबरहुड के पॉइंट्स की इमेज निकालते हैं बाय दिस फंक्शन f, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इंटीरियर पॉइंट्स है और बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनकी इमेजेस यदि किसी ओपन डिस्क में आ जाती है इस तरह से, L है, इसके राइट में कुछ पॉइंट्स होंगे और लेफ्ट में कुछ पॉइंट्स होंगे ओवर द z एक्सिस, बिकॉज योर फंक्शन इज z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y, राइट। सो इट मीन्स हमारे पास में यदि हम इसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं एट द पॉइंट x नॉट, y नॉट, और यू कैन से a, b, राइट, एंड सपोज दैट इज इक्वल्स टू L। तो ये हमारे पास में L इसकी लिमिट हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। यदि हम x नॉट, y नॉट के अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो किसकी तरफ अप्रोच करती है, L की तरफ अप्रोच करती है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट L के बराबर होगी। और यदि वो L की तरफ अप्रोच नहीं करती है, डाइवर्स हो जाती है, इट मीन्स जैसे जैसे हम पॉइंट्स इसके इंटीरियर में लेते हैं, सपोज यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं, f ऑफ x, y, टू वेरिएबल फंक्शन है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपने रखा। अब आप लिमिट निकालनी है एट 0,0। अब आप देख पा रहे हैं इसमें 0,0 पे आपकी इसकी लिमिट क्या होगी, वो आपको चेक करनी है इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए 0,0 को आप सेंटर मानते हुए एक स्मॉल रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ऑलराइट, जिसका सेंटर क्या है 0,0, ये हमारा पॉइंट होंगे, और इसकी रेडियस आपने मान लो 0.5 है। अब इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं इसकी आप इमेज निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फंक्शन रिलेशन। लेट्स सपोज दिस इज अवर पॉइंट, राइट, ये पॉइंट आप मान लीजिए कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.1 और 0.2 मान लीजिए आप, है ना। आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, आपको कुछ L की वैल्यू मिलेगी। अब L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो सारे के सारे यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसी पॉइंट के, इस पॉइंट के या तो लेफ्ट में रहेंगे पॉइंट्स या इसके राइट में रहेंगे। तो इट मीन सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, इसकी तरफ कन्वर्ज करेंगे। यदि इसकी तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज अवर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट 0,0। बट यदि ये सारे के सारे जो इमेजेस आ रही हैं वो इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करती है, इस पॉइंट से दूर जाती हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है, करेक्ट। सो ये हमारी ग्राफिकल डेफिनेशन हो गई। और मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, लेट अस सी। So we say that a function fxy approaches the limit L as xy approaches to x naught, y naught, and we write it as limit xy approaches to x naught, y naught, function of x, y equals to L। ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x naught, y। If for every epsilon greater than 0 there exists corresponding number delta such that for all xy in the domain of f, this condition hold, mod of fxy minus L is less than epsilon whenever 0 is less than square root of x minus x naught square plus y minus y naught square is less than delta, right? Right? ये इस तरह से है, आप इस तरह से देख सकते हैं आप इसको। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, आपको इस पॉइंट पे इसकी लिमिट निकालनी है एक्स नोट कोमा वाई नोट के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे
दैट रेडियस इज डेल्टा रेडियस। अब इसके अंदर जो भी आपके इंटीरियर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो जो हमारा फंक्शन क्या है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है। तो हमारे पास में ये z एक्सिस मान लीजिए आप, जहाँ पे इसकी इमेजेस आपको मिलेंगी। ये आपकी इमेजेस, ये एल कोई फिक्स, ये इसकी लिमिट होगी। यदि हम यहाँ पे एक स्मॉल नेबरहुड रखते हैं, दैट इज अवर एल माइनस एप्सिलॉन, दैट इज अवर एल प्लस एप्सिलॉन। अब इस डोमेन के अंदर जो भी आप पॉइंट्स रख रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इस ओपन डिस्क ओपन इंटरवल में लाई करनी चाहिए, राइट। एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के अंदर लाई करनी चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी कैन से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू एल एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इन दैट केस वी से दैट limit of the function does not exist at the point x naught comma y naught, right? And if you remember, आपका जो लिमिट है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि आपका उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आप लिमिट निकाले वहां पे आपका फंक्शन डिफाइन है और आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। वो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, राइट। सो वो हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन से दैट एफ एक्स वाई अप्रोचेस टू एल एज एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नोट वाई नोट, राइट। तो ये हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। तो जब भी आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो ये आपकी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे आप उसको, है। और इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है, mod of fxy minus l is less than epsilon whenever 0 is less than square root of x minus x naught square plus y minus y naught square is less than delta. So graphically you can say in this form, suppose this is your domain, xy आपका डोमेन है, ये आपके पास में z इक्वल टू एफ एक्स वाई का फंक्शन है, राइट। A typically function of two variable produce a surface. आपका कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा y, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अवर सरफेस, राइट। So suppose you are interested to find the limit of the function at the point a1, a2। आपको a1, a2 पे आपको लिमिट निकालनी है कौन से फंक्शन की, z इक्वल टू एफ एक्स वाई। सो दिस इज अवर पॉइंट a1, a2, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, a1 है, y कोऑर्डिनेट का आपका a2 है। सो ए पॉइंट a1, a2 lies in the domain of the function fxy। तो आपका जो पॉइंट है वो डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारा पॉइंट डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। अब इसकी हम लिमिट निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट पाथ्स कंसीडर कर सकते हैं। इट मीन्स हम अलोंग दी वाई एक्सिस भी चल सकते हैं, अलोंग दी एक्स एक्सिस भी चल सकते हैं, और किसी नॉन लीनियर पाथ की तरफ भी चल सकते हैं। इट मीन्स यदि आपको इसकी लिमिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सपोज दिस इज अवर 0,0 ओरिजिन पॉइंट है। अब आपको इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इस पाथ के थ्रू भी आप इसको लिमिट निकाल सकते हैं, इस पाथ के थ्रू भी आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, इस पाथ के थ्रू भी आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, और कोई अदर पाथ भी आप ले सकते हैं। नॉन लीनियर पाथ भी हो सकता है, सपोज इस तरह का कोई नॉन लीनियर पाथ हो जो उस पॉइंट से पास हो, ठीक है। यदि आपने डिफरेंट पाथ्स आप कंसिडर कर रहे हैं और सारे डिफरेंट पाथ्स के अंदर आपकी जो लिमिट आ रही है वो सेम आ रही है, सपोज आपने C1 पाथ पे आपकी लिमिट L है, C2 आपने पाथ लिया उस पर भी लिमिट L है, C3 आप ले रहे हैं उस पर भी L है, C4 ले रहे हैं, जितने भी आप डिफरेंट पाथ ले रहे हैं वहां पे जो फंक्शन की जो लिमिट आ रही है यदि वो L के बराबर आ रही है, सो वी कैन से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। बट यदि आप जैसे ही दो डिफरेंट पाथ लेते हैं, सपोज यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है, C1 आपका डिफरेंट पाथ है, C2 आपका डिफरेंट पाथ है, C1 पे आपकी लिमिट L1 है, C2 पे आपकी लिमिट L2 है। तो यदि आपकी ऐसी कंडीशन मिलती है कि जैसे आपने फंक्शन की पाथ चेंज कर दिया उसके लिए लिमिट निकालने का,
तो आपके लिए लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो यू कैन से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, उस पॉइंट से पास होने वाले कोई भी हम पाथ कंसीडर करें, सभी पाथ के रेस्पेक्ट में हमारी जो लिमिट आएगी वो एक यूनिक नंबर होना चाहिए, और जो यूनिक नंबर है वही हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट योर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो हमारे पास में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। सो फर्स्ट केस है जब हमारे पास में जो पॉइंट्स है a1 a2, उसमें अलोंग दी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस चल रहे हैं। इट मींस ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम इस तरह से चल रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं पॉइंट a1 a2 के लिए। तो यदि आप, ये आपका एक पाथ हो गया, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आपका दूसरा पाथ भी आप ले सकते हैं पैरेलल टू दी y एक्सिस। इट मींस ये आपकी y एक्सिस है, इसके पैरेलल आप चल रहे हैं, ये आपका दूसरा पाथ हो गया। यहाँ पे आप लिमिट निकालेंगे। थर्ड आपका नॉन लीनियर पाथ भी हो सकता है, एनी अदर पॉइंट। इट मींस आप इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं टूवर्ड्स दिस पॉइंट a1 a2, राइट। या कोई आप नॉन लीनियर पाथ भी ले सकते हैं। नॉन लीनियर का मतलब सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, नॉन लीनियर पाथ हैं, राइट। दीज आर नॉन लीनियर पाथ। ठीक है, तो आपका पाथ भी क्या हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट वो पाथ कहां से पास होना चाहिए, उस पॉइंट से पास होना चाहिए, राइट। In this case, all the paths leads to the points f of a1, a2 on the surface, so that limit of the function exists and it is equals to f of a1, a2. तो यदि आपने जो भी डिफरेंट डिफरेंट पाथ ले रहे हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एनी अदर लाइन, और एनी नॉन लीनियर पाथ, इन सभी केस में यदि आपकी जो लिमिट आ रही है वो यदि यूनिक नंबर आ रही है, सपोज दैट इज f of a1, a2, then we can say that the limit of the function at this point a1, a2 is exist and equals to f of a1, a2। तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी। There are some properties of the limit of two variable function. Suppose L and M are the two real numbers and limit of the function of x, y is equals to L at the point x0, y0, and limit of the function g of x, y at the point x0, y0 is n। हमारे पास में दो फंक्शन है f और g, उनकी x0, y0 पे लिमिट आपके पास में l और m है। यदि हम इन एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं तो हमारे पास l प्लस m इसकी लिमिट हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं तो हमारी लिमिट हो जाएगी l माइनस n। और यदि इनका प्रोडक्ट की हम लिमिट निकालते हैं f ऑफ x, y मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, y, तो उसकी लिमिट हो जाएगी l इंटू एम। और यदि आपने फंक्शन को किसी कांस्टेंट रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो उस केस में आपकी लिमिट हो जाएगी k टाइम्स ऑफ l, राइट। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है जो वन वेरिएबल के केस में थी, राइट। तो आपके पास में दो फंक्शंस हैं, उनकी लिमिट्स आपके पास में l और m है एट द पॉइंट x0, y0। अब यदि आप इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन में लाते हैं, या किसी रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, उस केस में आपकी लिमिट्स ये बन जाएंगी। क्लियर। सिमिलरली यदि आप इन फंक्शंस का डिवीजन भी करते हैं तो डिवीजन के केस में आपकी लिमिट हो जाएगी l अपॉन m प्रोवाइडेड दैट m नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यदि आपका फंक्शंस किसी रेशनल फॉर्म में है, r अपॉन s की फॉर्म में है, तो उस केस में आपकी जो लिमिट हो जाएगी दैट इज l रेज पावर r अपॉन s प्रोवाइडेड दैट l की पावर r अपॉन s इज ए रियल नंबर। ठीक है, सो हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं यहाँ से, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x0, y0 इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यदि ये एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी, एक यूनिक नंबर होगा। दैट इज द लिमिट ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। तो यदि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा एक यूनिक नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही पाथ चेंज किया आपकी
डिफरेंट डिफरेंट आपको लिमिट मिल रही हैं। तो कह सकते हैं कि जब भी आपकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो आपकी यूनिक होगी। यूनिक का मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, पाथ इंडिपेंडेंट आपकी वो लिमिट होगी। और यदि आपकी लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रही है, इट मींस योर फंक्शन डज नॉट हैज एनी लिमिट पॉइंट। तो आपके फंक्शन की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल दिस वन, लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,1। आपके पास में ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, रेशनल फॉर्म में गिवन है। इसकी यदि आप लिमिट निकालते हैं तो आपको कितनी मिल रही है? -3 मिल रही है। तो ग्राफिकली आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। आपका 0,1 पॉइंट कहाँ पे होगा? समवेयर हियर। सपोज दिस इज अवर 0,1 पॉइंट। अब इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पाथ पॉसिबल हैं। फर्स्ट पाथ है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा आपको? 3/-y³। Alright, if you put x equals to 0 in this one, then we get 3/-y³। और आप इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी इस केस में? लिमिट y अप्रोचेस टू 1, so it means -3। सेकेंड केस आपका हो सकता है, ये कोई लाइन हो सकती है x + y = 1, ये भी आपका पाथ हो सकता है। ठीक है, इस केस में भी यदि आप लिमिट निकालेंगे तो आपकी लिमिट क्या मिलेगी? -3 ही आपको मिलेगी। राइट, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 0,1 में जैसे जैसे हम डिफरेंट पाथ लेते चलेंगे तो उस केस में आपकी जो लिमिट मिलेगी वो -3 के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0,1 एंड विच इज इक्वल टू -3। Similarly, limit of this function is square root of x² plus y² at the point 3, -4 is equals to 5. ठीक है, so this is our limit. Similarly, limit of this function x plus 3/xy minus 4 at the point 2, 2 is equals to infinity. It means not defined. Because यदि आप 2, 2 पे यदि आप इसके चल रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं 2, 2 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। सपोज दिस इज अवर 2, 2 पॉइंट, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस। राइट, और यदि आप इसको यहां से पास करते हैं y इक्वल टू x के थ्रू, राइट, दिस इज अवर y इक्वल टू x पाथ, तो अब हमारे पास में क्या जाएगा? x + 3 डिवाइड बाई x² - 4। राइट, नाउ इफ यू टेक द लिमिट x अप्रोचेस टू 2, then your limit is infinity. So you can say limit of this function is does not define at the point 2, 2। तो आप इस तरह से इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। नाउ नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, आप कैसे चेक करेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है? उस केस में हम क्या करेंगे? इफ यू रिमेंबर दैट द फंक्शन मस्ट अप्रोच द सेम वैल्यू अलोंग एनी पाथ। यदि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस केस में हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या सेम वैल्यू होगी अलोंग एनी पाथ। देयरफॉर इफ यू कैन शो दैट टू पाथ्स लीड टू डिफरेंट वैल्यूज, इट मींस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी आपको शो करना है कि आपकी फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको क्या करना है? कोई भी ऐसे 2 डिफरेंट पाथ्स निकालने जहाँ पे उस जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। राइट, सो यू कैन से इन मैथमेटिकल फॉर्म एज if fxy equals to L as xy approaches to x0 y0 along the path c1, किसी पाथ के अलोंग आप c1 पाथ के अलोंग यदि उसकी लिमिट आपको L मिल रही है, सपोज f of xy equals to m as xy approaches to x0 y0 along the path c2 पाथ के अलोंग उसकी लिमिट आपको कैपिटल M मिल रही है, where L not equals to m, then we can say that limit of this function fxy at the point x0, y0 does not exist. तो जब भी आपको शो करना है कि आपकी जो फंक्शन है उसकी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको क्या चेक करना है? वो 2 डिफरेंट पाथ ऐसे फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे उस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। राइट, तो ये हमारे पास में चेक करने का तरीका होगा कि कैसे हम चेक करेंगे हमारे फंक्शन की लिमिट
एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यदि एग्जिस्ट करती है उस केस में अलोंग एनी पाथ आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम होगी, और यदि एग्जिस्ट नहीं करती है उसका मतलब आपके पास में दो डिफरेंट ऐसे पाथ्स होंगे जहां पे आपकी उसकी जो लिमिट आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी अलोंग दी डिफरेंट डिफरेंट पाथ, राइट। फॉर एग्जांपल दिस वन, so that the limit of this function x square minus y square upon x square plus y square does not exist at the point 0, 0। हम ये शो करेंगे कि जो फंक्शन है इसकी 0, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में कोई दो ऐसे डिफरेंट पाथ्स होंगे जहां पे उसकी जो लिमिट आएगी वो डिफरेंट होगी, राइट। सो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास में 0, 0 पॉइंट है। अब इसकी तरफ अप्रोच करने हमारे पास में डिफरेंट पाथ है। अलोंग दी एक्स एक्सिस भी आप जा सकते हैं, अलोंग दी वाई एक्सिस भी आप इसके साथ आ सकते हैं, अलोंग दी एनी लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ये कोई लाइन है, इसके अलोंग भी आप इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस सी वन बाय वन। नाउ फर्स्ट वी टेक द पॉइंट 0, 0, ये हमारा पॉइंट है। अब इसकी तरफ अप्रोच करें अलोंग दी एक्स एक्सिस, इट मींस ये वाला हमारा पाथ है अलोंग दी एक्स एक्सिस। नाउ यू कैन सी ओवर दी एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप ये पुट वैल्यू पुटेंगे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे y की जगह, तो हमारे पास में फंक्शन क्या रह जाएगा, f of x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 1। इट मीन यदि आप अलोंग दी एक्स एक्सिस चल रहे हैं तो आपके पास में जो फंक्शन है एफ एक्स वाई उसकी लिमिट किसके बराबर आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, एज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0, 0 अलोंग दी एक्स एक्सिस। सपोज आप y एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग चलते हैं, तो एंड यू नो दैट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नाउ इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, आप 0 पुट कर दीजिए तो आपका फंक्शन रह जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -1। नाउ यू कैन सी दैट दिस -1 इज डिफरेंट फ्रॉम दिस +1। इट मीन जैसे ही आपने पाथ चेंज किया तो आपकी लिमिट क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। सो यू कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आपका जो पाथ है वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए, राइट। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज अप्रोचेस टू -1 एज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0, 0 along the y axis. So you can say that limit of this function does not exist at the point 0, 0 because two different limits along two different lines. x एक्सिस के अलोंग आपके पास में 1 लिमिट मिल रही है, y एक्सिस के अलोंग आपको -1 मिल रही है। सो यू कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑलराइट। किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में दो डिफरेंट लिमिट्स आपको मिल रही है अलोंग टू डिफरेंट कर्व्स और डिफरेंट पाथ्स। One more example, if fxy equals to this one, does limit x, y approaches to 0, 0 exist? ये हमको चेक करना है कि इस पॉइंट 0, 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो लेट अस कंसीडर द पॉइंट पाथ y इक्वल्स टू mx। आपको 0, 0 की तरफ अप्रोच करना है, तो इसमें हमारे पास में सपोज दिस इज अवर y इक्वल्स टू mx लाइन, राइट। फर्स्ट यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं, ऑलराइट, अलोंग दी एक्स एक्सिस, वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपकी लिमिट भी क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी। अलोंग y एक्सिस यदि आप चलते हैं, वहां पे x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू, तो आपकी लिमिट भी 0 हो जाएगी, राइट। सो अलोंग दी एक्स एक्सिस और y एक्सिस आपको लिमिट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। यदि हम ये डिफरेंट y इक्वल टू mx पाथ लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, y की जगह पर mx पुट कर दीजिए आप इसमें, तो इट बिकम्स m स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस m की पावर 4 x स्क्वायर। नाउ इफ यू टेक द लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो उस केस में भी आपकी लिमिट क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। इट मीन्स अलोंग y इक्वल टू mx भी आपको लिमिट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, राइट। यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लें यहाँ पे,
इट मीन्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इट मीन्स पैराबोलिक पाथ ले लें आप इसका इस तरह से, दिस इज अवर पैराबोलिक पाथ x इक्वल टू वाई स्क्वायर जो 0 0 से पास हो रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, x की जगह वाई स्क्वायर पुट किया, इट मीन्स y की पावर 4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स y की पावर 4, सो इट इज 1/2। अब यदि आपने ये पाथ लेते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस केस में आपके पास में जो लिमिट आ रही है दैट इज 1/2 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, राइट। सो यू कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज आपके लिए यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होनी चाहिए। बट यदि आपने यहाँ पे पाथ x इक्वल टू वाई स्क्वायर लेते हैं जो कि 0 0 से पास हो रहा है, उस केस में आपकी लिमिट कितनी मिल रही है, 1/2 मिल रही है। सो यू कैन से दैट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0,0। ठीक है, तो जब भी आपको चेक करना आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, नहीं करती उस केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स लेके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।